हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कि परमाणु का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब जो परमाणु है वो परमाणु क्या है, बहुत छोटा है। अब इतने छोटे से कण का द्रव्यमान ज्ञात करना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इसका सापेक्ष, किसी तत्व के सापेक्ष इसका द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। अब सापेक्ष ज्ञात करना मतलब जैसे आपने देखा है कि कोई भी तराजू है, उस तराजू में अगर हमको कोई चीज़ तोलनी है तो हम क्या करते हैं, एक तराजू के एक पलड़े में तो क्या रखते हैं, हम वेट्स रखते हैं ना, बाट रखते हैं, और दूसरी तरफ जो भी चीज़ हमको तोलनी होती है उसको रखा जाता है, यानी उसके सापेक्ष हम उसको वेइंग कर रहे हैं, तोल रहे हैं। इसी तरह से जब परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है तो किसी तत्व के सापेक्ष निकाला जाता है, यानी ये तत्व इतना है तो इसकी परमाणु का द्रव्यमान इतना होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम इस तरह से समझते हैं कि जैसे सपोज कोई क्लास है, उसके दो सेक्शन है ना, जैसे 11th ए क्लास है एक, और एक 11th, या हम अभी आप 10th से आए हैं तो 10th कर लेते हैं, 10th बी, ये दो सेक्शन हैं। अब दो सेक्शन में जो रैंक निकल रही है वो अलग अलग रैंक निकल रही है। यहाँ पर हमने लिखा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक। जो 10th ए सेक्शन था उसमें यहाँ पर 90% की फर्स्ट रैंक थी, और 10th बी सेक्शन में 89% की फर्स्ट रैंक थी। यहाँ पर सेकंड रैंक 87% की थी, और यहाँ पर 88 और 87 की यहाँ पर थर्ड रैंक थी, और यहाँ पर 85 की थर्ड रैंक थी। अब जो हमने यहाँ देखा कि ये 87 पे इस सेक्शन में तो सेकंड रैंक आ रही है, और इस सेक्शन में कितनी आ रही है, थर्ड रैंक आ रही है। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि 87 पर ही हमको थर्ड रैंक रखनी थी? इसमें क्या हुआ था कि ये जो थर्ड रैंक या यहाँ पर जो सेकंड रैंक निकल रही है वो किसके सापेक्ष निकल रही है कि फर्स्ट रैंकर जो है उसका 90% है, और उसके बाद जो भी रैंक आ रही है वो कितनी आ रही है, 87 है, इसलिए उसके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसके सापेक्ष ये सेकंड रैंक है, और हम यहाँ देख रहे हैं कि इसके सापेक्ष क्या है, 87 रैंक है। यानी किसी से कंपेयर करके, मतलब यहाँ पर हम इसको ये मान के चल रहे हैं, इसको मान के चल रहे हैं कि इतनी रैंक पर ये फर्स्ट है तो इतनी रैंक पे ये क्या हो गया, इसके बाद वाली जो रैंक आ रही है वो 87 ही आ रही है, बीच का कुछ भी नहीं आ रहा, 89 नहीं आ रहा, 88 नहीं आ रहा। इसलिए हमने क्या बोला, इसके सापेक्ष ये क्या है, सेकंड रैंक है। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 89 के बाद यहाँ पर 88 आई, वो सेकंड हो गई, और 88 से कम क्या आई, 87 हुई, इसलिए वो थर्ड रैंक हो गई। तो ये जो हम निकाल रहे हैं ये किसी के सापेक्ष निकाल रहे हैं। इसी तरह से जब हम यहाँ पर किसी परमाणु का द्रव्यमान निकालते हैं तो हम किसी परमाणु के सापेक्ष निकालते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे आपके यहाँ पर कोई सब्जी वाले आए हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हमारी गली में कोई सब्जी वाला आया है, ऐसे ही अपने खेत की सब्जी लेके आ गया, लेकिन उसके पास तराजू तो है लेकिन वो बाट लाना भूल गया, उसके वेट जो होते हैं वो लाना भूल गया। अब भूल गया तो अब उसके पास हमको कोई चीज़ चाहिए, हमको आलू चाहिए 2 किलो, तो हम किस तरह से हम तोलें, क्योंकि उसके पास तराजू तो है लेकिन बाट नहीं है। फिर क्या करें, तो अब किस तरह से तोलें, तो उसने एक ऑप्शन निकाला कि उसके पास एक 8 किलो का एक तरबूज भी था। उसने ये बोला कि मेरे पास एक 8 किलो का तरबूज है, इस तरबूज के सापेक्ष हम इसको, इस तरबूज के सहारे हम इसको 2 किलो आलू तोल सकते हैं। कैसे तोल सकते हैं, या तो 8 किलो का है तो हम क्या करें कि उसको आधा कर लेते हैं, आधा 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 करके, है ना। 8 किलो का है तो अगर हमने उसके 4 टुकड़े कर दिए उस तरबूज के,
एक तरबूज है जो कि 8 किलो का है, इसके अगर हमने 4 टुकड़े लगभग बराबर बराबर कर दिए, ये अंदाजे से ही करने पड़ेंगे, तो वो जो 4 टुकड़े लगभग बराबर हमने करे हमारे हिसाब से, तो वो एक टुकड़ा कितने का होगा? यहाँ पर ये पूरा 8 किलो का है, तो ये 2 किलो के हो गए। तो एक टुकड़ा अगर हम पलड़े के जो तराजू है उस तराजू के एक उसमें हम रख देते हैं, ठीक है, तराजू के एक साइड हमने क्या रख दिया, ये एक टुकड़ा इसका रख दिया जो कितने किलो का था, 2 kg का, ठीक है। अब हम उस 2 kg के सहारे दूसरे उसमें क्या कर सकते हैं, आलू को तोल सकते हैं कि यहाँ पर कितना है, 2 किलो आलू ये हो गए। इस तरीके से हम बाट के एब्सेंस में कर सकते हैं। तो ये क्या करा, आलू को तोला 2 किलो, किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, जो 2 किलो का एक टुकड़ा था जिसके बराबर हम मान के इसको तोल रहे हैं। इसी तरह से जब हम किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो किसी तत्व के सापेक्ष, किसी भी तत्व का जब हम निकाल रहे हैं तो किसी तत्व के सापेक्ष उसका परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है। सबसे पहले हाइड्रोजन को अपनी इच्छा से ही साइंटिस्ट ने एक द्रव्यमान मान लिया था और उसके अकॉर्डिंग उसको सापेक्ष रखकर दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालने लगे। जैसे हाइड्रोजन को 1 माना और हम हाइड्रोजन के तुलना में अगर हम ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन जो है हम एक तरफ हाइड्रोजन रखते हैं, हाइड्रोजन कितना है, जैसे मैंने यहाँ हाइड्रोजन रखा तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना मान के चल रहे 1, और ये बताया कि जब देखा तो हाइड्रोजन के तुलना में जब हमने यहाँ दूसरी तरफ ऑक्सीजन देखा कि कंपेयर करा, उसका द्रव्यमान कंपेयर करा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन का 8 गुना निकला। यानी हम 10 हाइड्रोजन इधर रखें, 8 हाइड्रोजन इधर रखें तो 8 हाइड्रोजन के बराबर क्या होगा, 1 ऑक्सीजन होगा। इस तरह से उसके सापेक्ष रखने लगे कि इस तत्व के सापेक्ष दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाल दिया। जैसे हाइड्रोजन का स्वेच्छा से 1 मान लिया और 1 मान के इससे जितना भी गुना, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे पहले इसलिए लिया गया क्योंकि ये सबसे हल्का तत्व है और सबसे पहला तत्व, इसलिए आसानी से सबका हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसको चुना गया। अब हाइड्रोजन को निकाल लिया तो यहाँ पर जब ऑक्सीजन का कंपेयर करा तो हमको 8 हाइड्रोजन यहाँ रखने पड़े, उसके बराबर क्या हुआ, 1 ऑक्सीजन हुआ। इस तरह से ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान निकाला गया वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष निकाला गया। और जब आगे हम जैसे जैसे तत्वों की खोज होती गई तो भारी तत्व भी आते गए, लेकिन अब इस कंडीशन में हाइड्रोजन का के अलावा हमको दूसरा तत्व भी देखना पड़ा। हम अब वर्तमान में जो दूसरे तत्वों को सापेक्ष रखते हैं वो क्या है, कार्बन 12। कार्बन 12 की जैसे यहाँ पहले हाइड्रोजन रखा जाता था, वैसे आजकल क्या करते हैं, कार्बन 12 को यहाँ पर रखा जाता है, कार्बन 12 के सापेक्ष दूसरे तत्व को रखा जाता है। अब कार्बन 12 लेने का क्या रीज़न रहा, क्यों हाइड्रोजन को नहीं लिया गया? हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और जल्दी से छोटा होने के कारण, छोटा नाभिक होने के कारण आगे से आगे ये रिएक्ट होता चला जाता है और रिएक्ट होने के कारण उसका हम आसानी से हम किसी का द्रव्यमान नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए कार्बन 12 के समस्थानिक, कार्बन के जो 3 समस्थानिक होते हैं 12, 13 और 14। कार्बन मतलब कार्बन के परमाणु क्रमांक तो 6 है, लेकिन एक का वेट कितना है, 12 है, एक का 13 है और एक का 14 है। तो कार्बन 12 को यहाँ पर वर्तमान में चुना जाता है। कार्बन 12 के सापेक्ष में दूसरे तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया जाता है। जो कार्बन 12 से हल्के होंगे उनको भागित में कर देते हैं और जो उनसे भारी होते हैं उसको गुणा में विभाजित करते हैं। वैसे आजकल एक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आ गई है जिससे हर परमाणु का एग्जैक्ट द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन हमें अभी वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं पढ़नी है। तो देखते हैं कि हम किसके कार्बन के सापेक्ष किस तरह से किसी परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। ये लिखा है मैंने, कार्बन 12 के एक एटम का मास जो होता है, ये साइंटिस्ट ने बताया हुआ है
1.9954 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। अब इसमें एक एटम, क्योंकि हम पूरे जो कार्बन की बात कर रहे हैं उसका जो द्रव्यमान हो रहा है वो कितना है 12 am, लेकिन हम उसके एक पार्ट की बात करते हैं। जैसे आपको एक पार्ट से समझाती हूँ, पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जो इस तरह से पिज़्ज़ा हम लेते हैं, अब उस पिज़्ज़ा में हम सारे टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। ये एक पिज़्ज़ा है, इसके टुकड़े कर दिए। तो सपोज हमने इसके 12 टुकड़े कर दिए, तो वो 12 यानी एक हिस्सा जो है, इसी तरह से ये जो है कार्बन का एक परमाणु है, उस परमाणु में कितना है ये 12। अब 12 है तो ये टोटल पूरा क्या हो गया 12 AMU का हो गया, है ना। तो एक एटम में 12 AMU है। हम जब इसके टुकड़े करते हैं तो 12 पीस करे हमने, तो एक जो पीस होता है वो यानी 1 AMU, ठीक है। एक जैसे हमने सपोज एक हम बोल रहे हैं कि एक पिज़्ज़ा है, उसके हमने 12 टुकड़े करे, 12 पीस करे। 12 पीस में से अगर हम एक पीस कर रहे हैं तो एक पीस इज इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं 1/12 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ कार्बन का एक एटम है वो किसके बराबर है 12 AMU के बराबर है। AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई, जिसको आजकल हम U भी लिखते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड ना, U का मतलब होता है यूनिफाइड यूनिट, जिसको केवल इसका कोई यूनिट नहीं, हम सिर्फ U लिख देते हैं उसको मेजरमेंट के लिए। तो अब जो एक पीस है, जैसे मैंने यहाँ बोला एक पीस, तो एक पीस जैसे 12 पीस हो रहे हैं तो एक पीस 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या होगा उस पिज़्ज़ा का 1/12 होगा। तो हम कार्बन की बात कर रहे हैं, पिज़्ज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं कार्बन की बात कर रहे हैं। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/12। जैसे मैंने आपको बताया तरबूज का एग्जाम्पल देके कि तरबूज का एक टुकड़ा कितना लिया हमने 2 किलो लिया, है ना। जैसे हम 1 किलो का लेते हैं तो वो जो एक पीस की बात हो रही है वो एक पीस क्या बता रहे हैं हम 1 AMU बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर एक एटम जो कार्बन का होता है वो 12 AMU का होता है, उसमें से हम 1 पीस यानी उसका एक पार्ट ले रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, उसकी एक यूनिट ले रहे हैं। तो 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1/12। अब यहाँ पर हमने बोला कि एक एटम का जो मास होता है वो इतना होता है, एक एटम का जो मास होता है, यानी हम यहाँ 1 बार लिख रहे हैं तो ये 1 एटम की जगह पे हम क्या लिख देते हैं ये वैल्यू लिख देते हैं। तो क्या हो जाता है 1.9954 इंटू 10⁻⁻23 ये ग्राम में है, अपॉन अब हम डिवाइड बाय क्या करते हैं 12 लिख देते हैं। करिए सॉल्व, क्या आ रहा है सॉल्व करके देखिए क्या आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये क्या आया, ये यूनिट किस में आई AMU में आई, किस में आई AMU में आई, है ना। तो ये क्या हुआ, ये कार्बन का जो हमने निकाला ये 1 मास, ये क्या है जो AMU में हम मास निकाल रहे हैं वो कितना हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24। अब इस AMU के सापेक्ष हम दूसरे परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, हमको हाइड्रोजन का निकालना है ना। हाइड्रोजन का जैसे हम लिखते हैं हमेशा 1 लिख देते हैं, तो क्यों लिखते हैं वो देखते हैं। जिस तरह से हमने अभी कार्बन का एक एटम का ज्ञात मास देखा था कितना होता है 1.9954 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इसी तरह से हाइड्रोजन का कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब हमको किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम कार्बन के सापेक्ष कर रहे हैं। तो हमने कार्बन का एक 1 AMU की यूनिट निकाली थी, उसका मास निकाला था, तो हम क्या करते हैं कार्बन के सापेक्ष कर रहे हैं, तो ये कार्बन के सापेक्ष करते हैं। तो हम हाइड्रोजन का किस तरह से निकालते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ये आया था हमारा
है ना, इसके सापेक्ष हम इसको निकाल रहे हैं। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.0078 AMU या U, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, ये लिखा है। अब जब हम इसको राउंड फिगर में करते हैं तो ये सार्थक अंक के अकॉर्डिंग तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1008 U या AMU, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि जनरली आपने देखा होगा कि हमने जो सॉल्व करते हैं उसमें तो हाइड्रोजन का आप जब द्रव्यमान लेते हैं तब क्या लेते हो, केवल 1 लिख देते हैं। मैथमेटिकली हम जब सॉल्व किया जाता है तो आसानी से सॉल्व हो सके इसलिए इसका 1.008 ना लेके हम इसका सिर्फ क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, और एक्चुअल जो द्रव्यमान वो होता है, क्या होता है हाइड्रोजन का 1.008। आगे हम पढ़ते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास। क्यों हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत पड़ी? क्या एटॉमिक मास सफिशिएंट नहीं था? एटॉमिक मास के जैसे ही हमने एटॉमिक जो एवरेज एटॉमिक मास लिया है, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास लेने का कारण क्या था? समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? आइसोटॉप। आइसोटॉप किसको कहते हैं कि ऐसे तत्व जब प्रकृति में एक से ज़्यादा तत्व हैं और एक से ज़्यादा मतलब समान, जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, तो उन समस्थानिकों में क्या चीज़ सेम होती है? परमाणु क्रमांक, यानी कि एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है और जो उसमें दूसरा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। एटॉमिक मास। तो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। ऐसे तत्वों का क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में यहाँ पर कार्बन 6, कार्बन 6, कार्बन 6, इनके तीनों के परमाणु क्रमांक क्या है? समान है। लेकिन द्रव्यमान देख रहे हैं तो द्रव्यमान में भिन्नता आ गई, तो ये तीनों क्या है? एक दूसरे के समस्थानिक है। जब हम परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं तो परमाणु द्रव्यमान के लिए अब हम इसके सापेक्ष रखें, इसके रखें या इसके रखें, तो जैसे हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते थे कि उन्होंने जब परमाणु द्रव्यमान के बेसिस पर आवर्त सारणी बनाई थी, आपने 10th में पढ़ी हुई है, तो इसको भी स्थान मिलना चाहिए था, इसको भी स्थान मिलना चाहिए था, इसको भी स्थान मिलना चाहिए था ना। ये कमियां आई थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में, लेकिन जब आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई तब वहाँ पे इन तीनों को एक ही स्थान मिला। जब हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए परमाणु द्रव्यमान लेना है तो हम किसका लें? ये ले या ये ले, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी स्थितियों में जब आइसोटॉप होते हैं तो वहाँ पर उनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है, क्योंकि हम ये ले या ये ले, कन्फ्यूज़न होता है कि हम किसके एटॉमिक मास को सही माने। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या निकाल देते हैं? जब समस्थानिक होते हैं तब ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करते हैं? एवरेज एटॉमिक मास का। अब एवरेज एटॉमिक मास निकालते कैसे हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए जैसे अभी मैंने बताया कि तीनों ही जो कार्बन है वो प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन इनके प्रकृति में पाए जाने की जो संभावना है, जो बहुलता है मिलने की, वो सबकी अलग अलग होती है। ये कुछ अलग परसेंटेज में पाया जाता है प्रकृति में, ये इससे कम और ये और भी कम। इस तरह से इनकी सबकी तीनों की परसेंटेज जो बहुलता है, यानी बहुलता का मतलब प्रकृति में मिलना कि बहुलता कितना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, वो तीनों की अलग अलग होती है। वो जब हम किसी जैसे इसकी परसेंटेज बहुलता ले ली और इसका एटॉमिक मास ले लिया, इसका एटॉमिक मास ले लिया प्लस इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करा, और फिर मैं फॉर्मूला लिखती हूँ
फॉर्मूले से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि आपको करना क्या है, किस तरह से एटॉमिक मास को निकालना है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है एवरेज एटॉमिक मास निकालने का। प्रतिशत बहुलता, जैसा अभी मैंने बताया कि प्रकृति में कितना परसेंटेज है उसके पाए जाने का, तो यहाँ पर प्रतिशत बहुलता। परमाणु द्रव्यमान, जो भी हमने जैसे समस्थानिक 3 ले लिए, ठीक है, 3 समस्थानिक है, तो यहाँ पर पहले समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान, दूसरे समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान और तीसरे समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान। जो हम पहला समस्थानिक ले रहे हैं उसकी आपेक्षिक बहुलता कितनी है, जो हम दूसरा समस्थानिक ले रहे हैं उसकी वहाँ प्रकृति में बहुलता कितनी है, तीसरा समस्थानिक ले रहे हैं उसकी प्रकृति में बहुलता कितनी है। यहाँ पर बहुलता और परमाणु द्रव्यमान दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसी तरह से दूसरे परमाणु का द्रव्यमान और बहुलता को मल्टीप्लाई करा और तीसरे परमाणु का द्रव्यमान और बहुलता को मल्टीप्लाई करा। इन सबको प्लस करके और 100 से डिवाइड कर दिया, तो जो हमारा आता है वो क्या होता है, उसका एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कार्बन का लिया है कि कार्बन के जैसे तीनों आप देखिए समस्थानिक, तीनों में परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, लेकिन द्रव्यमान तीनों के अलग अलग हैं। एक चीज़ और कि हम कार्बन का जो 14 परमाणु द्रव्यमान देखते हैं, अगर हम एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकालते हैं तो ये जो 14 द्रव्यमान अगर लेते हैं तो ये नाइट्रोजन के बराबर हो जाता है, तो वहाँ पर नाइट्रोजन और कार्बन में कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए हमको एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ी यहाँ एवरेज एटॉमिक मास की। तो यहाँ मैंने ये 3 तत्व के समस्थानिक लिए हैं और इनके द्रव्यमान सबके अलग अलग है। ये जो प्रकृति में मिलने की संभावना है, जिसको मैंने प्रतिशत बहुलता के रूप में लिखा है, कार्बन 12 जो है उसकी होती है 98.892% और इसका द्रव्यमान होता है 12। तो हम फॉर्मूले में जब ये चीज़ लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 98.892 इंटू यहाँ पर 12 करा, ठीक है, ये लिखा हमने। पहला जो समस्थानिक है, पहले नंबर का जो समस्थानिक लिया है हमने, उसकी आपेक्षिक बहुलता और द्रव्यमान को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब दूसरा ले रहे हैं। दूसरे जो समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान 13 लिखा है, उसकी क्या है 1.108%, तो ये लिखा 1.108 मल्टीप्लाई 13.00335 ग्राम, ये लिखा 1.108, ये लिख दिया हमने। फिर प्लस का साइन, इसका देखिए क्या लिखा है, 2 इंटू 10 टू पावर ना, इसको थोड़ा इधर लिख देते हैं, 2 इंटू 10 टू पावर -10 मल्टीप्लाई है 14.00317। इन सब को यहाँ से सॉल्व करा, डिवाइडेड बाय 100, तो ये जो आएगा इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, इस कार्बन की औसत परमाणु द्रव्यमान। इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है इसका औसत परमाणु द्रव्यमान सॉल्व करने के बाद, और क्या आएगा 12.011 U, किस में आया 12.011 U, जिसको हम 12 लिखते हैं, हम कार्बन क्या मान के चलते हैं 12, 12 हम ये समस्थानिक इसकी अपेक्षित बहुलता ज़्यादा है इसलिए नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमारा जो निकला है एवरेज एटॉमिक मास वो कितना निकला है 12.011 U ना, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सके इसलिए हम इसका क्या ले लेते हैं 12 ले लेते हैं। ये रीज़न है इसका, ये रीज़न नहीं है क्योंकि इसकी अपेक्षित बहुलता ज़्यादा है इसलिए हमने 12 ले लिया है ना। ये क्या है इसका एवरेज एटॉमिक मास, इसलिए हम इसको 12 से बताते हैं।